लाइफ में काफी बार हमको ऐसा लगता है कि चीजें बिल्कुल सही है, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही है। ऐसा ही हमारे साइंटिस्ट को लगा था जब उन्होंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दी थी। उनको लगा कि RLVP सही है, उनको ये लगा कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट भी सही है, उनको ये भी लगा कि डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट भी सही है, उनको ये भी लगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर भी सही है। लेकिन उनको क्या पता था कि आगे जाके खाई है जिसमें वो गिरने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप तैयार हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने के लिए? क्या होती है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, किसको कहते हैं और क्यों रिक्वायरमेंट है, किस साइंटिस्ट ने ऐसा किया, उसी के बारे में आज के इस लेक्चर के अंदर हम शुरू करने वाले हैं। हमारा टॉपिक का नाम है क्या एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमको यह लगता है कि फॉर्मूला बिल्कुल सारे के सारे सही हैं, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ चीजें जो गलतियां हुई है उनको ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एक फैक्टर है जिसको इंसर्ट करना पड़ेगा, जिसको बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, जिसको कहते हैं वांट ऑफ फैक्टर। क्या होता है वांट ऑफ फैक्टर, उसको कैसे निकालते हैं? फर्ज कर लीजिए अगर आपके पास में नमक है, आपके पास में ग्लूकोज है, आपने क्या किया, उसको पानी के अंदर डाला, ग्लूकोज को डाला, फिर अलग ग्लास के अंदर आपने नमक को डाल दिया और आपने हीट करना स्टार्ट किया। तो आप क्या बता सकते हैं किसके केस में एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? नहीं बता सकते। यानी हमको ऐसा लगता है कि दोनों के केस में है तो दोनों नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है तो दोनों के केस में वहां पर जो उनकी वैल्यूज आनी चाहिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, वो तो बराबर आनी चाहिए। अगर मैं कह दूं कि केवी वाटर के लिए इतना है, वहां पर उनकी मोलैलिटी भी अब मैंने सेम रख ली कहीं ना कहीं, तो डेल्टा TBR बराबर हो जाना चाहिए। बराबर नहीं होता है। क्यों बराबर नहीं होता, आज के इस लेक्चर में आपको पता चलेगा। तो आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो देखिए जरा, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। बेसिकली अपन जैसे यहां पर बात करते हैं कि जैसा मैंने एग्जांपल के लिए बताया कि अपने पास में क्या थे, दो ग्लास थे, ठीक है, दो आप बाउल मान सकते हैं। इसमें एक में आपने NaCl डाला, दूसरे के अंदर आपने ग्लूकोज डाला। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो I की वैल्यू, यहां पर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मान लीजिए डेल्टा TB, वो डिपेंड करती है कहीं ना कहीं KBM के ऊपर। तो मैं मान लेता हूं दोनों के लिए KB की जो वैल्यू है क्या है, 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल है, और M मान लीजिए कितना है, 0.1 है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में यहां पर जो वैल्यू है दैट हैज टू बी 0.052 डिग्री सेल्सियस और समथिंग, है ना, या केल्विन आनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, दोनों के लिए जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट होगी। यानी हम बात करते हैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो होता है उसके नेचर पर। उसका नेचर कैसा है कि वो पानी के अंदर जाने के बाद में वो क्या बिहेवियर शो करता है, वो एसोसिएशन शो करता है या फिर वो डिसोसिएशन शो करता है या फिर वो कुछ भी शो नहीं करता। यानी हम तीन कैटेगरी यहां पर बनाने वाले हैं। तीन कैटेगरी क्या होंगी कि हमारा जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है वो पानी के अंदर जाने के बाद में कुछ रेस्पॉन्स करता है या नहीं करता। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो है, अगर मैं मानूं नॉर्मल केस में हम क्या एज्यूम करते वहां पर कि वो पानी के अंदर उसका कोई बिहेवियर नहीं है, पानी के साथ में कोई रिएक्शन ही नहीं शो कर रहा, तब जाके दोनों के लिए बराबर हो जाता। मतलब अगर मैं ग्लूकोज लूं और दूसरी तरफ मैं शुगर लूं, उनमें फिर भी दोनों मतलब कहीं ना कहीं बराबर वैल्यू आ जाएगी। लेकिन NaCl और ग्लूकोज लूं तो वहां पर दोनों की जो वैल्यूज हैं सेम नहीं होंगी। यानी हम बात करें जो हमारा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है पानी के अंदर जाने के बाद में वो क्या शो करता है, वो एसोसिएशन शो करता है या फिर डिसोसिएशन शो करता है। सबर करो, बताने जा रहा हूं, रुको जरा। डिसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन क्या होता है, और वो नॉर्मल रहता है कहीं ना कहीं। तो आप जानते हो ग्लूकोज क्या करता है, वाटर के अंदर जाने के बाद में जैसा था वैसा ही रहता है, उसका डिसोसिएशन नहीं होता है, ना ही वो एसोसिएशन करता है। लेकिन मैं NaCl की बात करता हूं तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं पानी के अंदर जाने के बाद में वो दो चीजें बनाएगा, Na+ बनाएगा और Cl- बनाएगा। कहने का मतलब वो आयंस बनाता है, कैटाइन बनाता है, एनायन बनाता है। इस कैटाइन और एनायन के बनाने की वजह से वहां पर कुछ अलग बिहेवियर होगा, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग होगी। यानी कि कहीं ना कहीं हम बात करने जा रहे हैं जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उनमें मॉडिफिकेशन की। आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी थी, रिकॉल करिए जरा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले अपने पास में RLVP थी,
ठीक है। दूसरी अपने पास में कौन सी थी, ईवीपी थी, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या है, आरएलपी मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। दूसरा हो गया ईवीपी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा मेरे पास में है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, सबके अंदर कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। या मैं बात कर लूं, मैं एबनॉर्मल आरएलबीपी की बात करूंगा, मैं यहां पर एबनॉर्मल ईवीपी की बात करूंगा, यहां पर मैं एबनॉर्मल डीएफपी की बात करूंगा, यहां पर मैं एबनॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करूंगा। लगे हाथ यहां पर इनका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। याद है या नहीं है। और जहां पर डेल्टा पी जो बराबर था वो किसके बराबर था, पी नॉट ए माइनस पी ए। ठीक है, उसके बराबर है कहीं ना कहीं। और ये किसके बराबर है, ये और ये तो कहीं ना कहीं बराबर एक जैसा फॉर्मूला होता है कहीं ना कहीं। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम। यहां पर क्या है, यहां पर है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। एम क्या है, मोलैलिटी है। एक्स बी क्या है, इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है उसका मोल फ्रैक्शन है। ऐसी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या निकल के आया था, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू सी आर टी निकल के आया था। तो ये फॉर्मूले निकल के आए। अब इन्हीं फॉर्मूले के अंदर हमको कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो मॉडिफिकेशन बहुत रिक्वायरमेंट है। आप सिंपली अगर मैं NaCl आपको देता हूं और आपसे पूछ लूं कि आपके पास में Kb 0.52 है, उसके अंदर मोलैलिटी 0.1 है, तो वहां पर NaCl के लिए जो वैल्यू आएगी डेल्टा टीबी की वो 0.052 नहीं आएगी, वो कुछ अलग आएगी। अब क्यों अलग आएगी, तो उसी को करेक्ट करने के लिए यहां पर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वॉन्टॉफ। और वॉन्टॉफ को समझने से पहले एक चीज मैं जो आपको बताना चाहूंगा वो ये है, देखिए जरा अपने पास में क्या है, अगर मैं सॉल्यूट पार्टिकल्स का बिहेवियर की बात करूं तो बिहेवियर मैंने आपको समझाया। वैसे तो आप कहीं ना कहीं परिचित होंगे इस बात से कि एसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन होता है, या फिर कुछ नहीं होता। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली अगर मैं ये कहूं मेरे पास में कोई पार्टिकल है, जैसे ए था कहीं ना कहीं, उसके एन नंबर है, ए मेरे पास में कोई मतलब कोई कंपाउंड है या कोई भी सब्सटेंस है, उसका क्या होगा, रिजल्टेंट पानी में जाने के बाद एन वो बना लेता है। ठीक है, इस तरीके से बिहेवियर होता है। डिसोसिएशन के केस में क्या होता है, डिसोसिएशन केस में आप जानते हो जैसे NaCl मतलब ए भी कहीं ना कहीं वो कन्वर्ट होता है, क्या बनाएगा अपने पास में यहां पर ए प्लस बनाएगा और यहां पर बी माइनस बनाएगा, ए प्लस बनाएगा और बी माइनस बनाएगा। इसको जरा हम तरीके से कुछ ऐसा लिखते हैं कि यहां पर उसने क्या किया है, एन लिए हैं कहीं ना कहीं इसके, तो एक्स वाई, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा यहां पर अपने पास में एक्स ए प्लस और यहां पर वाई बी माइनस। इस तरीके से चीजें बन जाएंगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो रिजल्टेंट इस तरह की चीजें बनती हैं कहीं ना कहीं। अब क्या होगा, यहां पर आपको एक चीज समझनी है, पहले एसोसिएशन की बात कर लेते हैं फिर डिसोसिएशन की बात कर लेते हैं। तो सिंपल ये कहें, अगर आपने काइनेटिक्स थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो अगर मतलब काइनेटिक्स अगर नहीं पढ़ी है, इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा है, तो सिंपल इतना होता है कि अगर मैं T इक्वल टू 0 की बात करूं, इसकी कंसंट्रेशन अगर मैं C एज्यूम कर लेता हूं तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी आएगी, कहीं ना कहीं 0 आएगी। अब जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है तब इसकी कंसंट्रेशन क्या है, 0 है। अगर मैं ऐसा कहूं ये T टाइम पे रिएक्शन हो चुकी, रिएक्शन स्टार्ट हुई है, वहां पर कुछ ना कुछ ये बन जाएगा। मान लीजिए इसकी अमाउंट कितनी बनी है, C अल्फा अपॉन एन। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इसके केस में एसोसिएशन केस में डिग्री ऑफ एसोसिएशन मतलब हमारा जो कंपाउंड है या फिर सब्सटेंस है वो क्या कर रहा है, एसोसिएशन कर रहा है। एग्जांपल के लिए हमारे पास एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड जो होता है उसके लिए जो वैल्यू आएगी वो 1 के बराबर नहीं होती है। 1 किसके लिए रहती है, जो वाटर के अंदर नॉर्मल रहते हैं, मतलब वो जैसा जाएंगे जिस फॉर्म में वैसा ही रहते हैं, कोई भी रिएक्शन नहीं करते कंपाउंड के साथ में, जो सॉल्वेंट के साथ में वो किसी भी तरीके की रिएक्शन नहीं शो करते हैं मेरी जान। ठीक है, उसको कहते हैं क्या, उनके लिए आई की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, 1 होती है। यहां पर ये क्या है, अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, उनके लिए अल्फा की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन, इस तरीके से आप कह दो, क्योंकि आगे भी इसको मैं यूज करूंगा कहीं ना कहीं अल्फा को, तो ऐसा समझो ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर कहीं ना कहीं C माइनस C अल्फा, इसकी अमाउंट बच जाएगी। तो अब क्या करना है, आपको एक चीज मुझे बतानी है। ठीक है, क्या बतानी है, वॉन्टॉफ फैक्टर से कहीं ना कहीं अपन करेक्ट करते हैं। और ये जो वॉन्टॉफ फैक्टर है किसके बराबर होता है, कहीं ना कहीं अपने पास में जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है ऑब्जर्व डिवाइड बाय नॉर्मल, ठीक है, उसके बराबर होती है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, अपन को सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है, आपको आई की वैल्यू निकालनी है। आप कैसे निकालेंगे, आई बराबर क्या होगा, यहां पर ये जो ऑब्जर्व वैल्यू आ रही है डिवाइड बाय नॉर्मल। ठीक है,
तो I इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास में, इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, C माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा बाई एन। मतलब अपने पास में जो सब्सटेंस है वो कहीं ना कहीं कितना बच चुका है, इतना, बराबर ये क्या होगा अपने पास में C माइनस सी अल्फा प्लस सी बाई एन। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले C कॉमन लेते हैं, C मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, ये यहां पर बच जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आई। अब क्या करने हैं, यहां पर जो ये वैल्यू है डिवाइड बाई इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, देख सकते हो फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला अपने से यही तो कह रहा है, देखो फॉर्मूला कह रहा है इनिशियली कितनी अमाउंट ले रखी थी और डिसोसिएशन के बाद में या फिर एसोसिएशन के बाद में कितनी बची। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा अपने पास में सिंपल C इंटू 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एन डिवाइड बाई C, C से C कैंसिल आउट इज इक्वल टू ये क्या है 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एन। ये आ जाती है वॉन्ट ऑफ फैक्टर। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल एक ट्रिक बताऊंगा आपको और उससे आप वैल्यू निकाल लोगे। जनरली अपन को सब्सटेंस दिए जाते हैं वो कुछ ऐसे दिए जाते हैं जहां पर उनका डिसोसिएशन हो रहा होता है, जैसे NaCl हो गया, जैसे MgCl2 हो गया, जैसे AlCl3 हो गया, इस तरीके सब्सटेंस आपको दिए हुए रहते हैं। तो सिंपल इतना से याद रख लो, I की वैल्यू एसोसिएशन के केस में अगर हमारा जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, क्या है नॉन वॉलेटाइल, अगर मेरे पास में सॉल्यूट है और वो क्या कर रहा है, वो हमारा एसोसिएशन परफॉर्म कर रहा है। एसोसिएशन का मतलब समझते हो यार कि नहीं समझते हो कि भूल गए? पानी के अंदर डाला, पानी के अंदर डालने के बाद में जो अदर पार्टिकल हैं कहीं ना कहीं उस जैसे उनके साथ में एसोसिएट कर लेता है। यार नहीं समझे, समझो अगर मेरे पास में CH3COOH है, जानते होंगे एसिटिक एसिड इसको बोला जाता है, ये क्या करता है इसके बारे में ये एक काम के लिए बदनाम है कि भाई साहब ये खुद के अंदर तो बॉन्डिंग कर रहा होता है, लेकिन पता है आपको ये दूसरे जो CH3COOH का मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर भी अफेयर इसका चल रहा होता है। समझ रहे हो? नहीं करना चाहिए अफेयर, यार अच्छी बात थोड़ी है, पर क्या करें स्टेबिलिटी, मन नहीं लगता है बच्चे का, तो मन लगाने के लिए क्या करता है, या फिर मैं कह दूं स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये कुछ इंटरेक्शन कर लेता है। अब वो इंटरेक्शन जायज है या फिर अफेयर है, ठीक है, वो आप पे मैं छोड़ रहा हूं, वो आप खुद डिसाइड कर लेना, ये बैठ के आप डिसाइड कर लेना। ठीक है, डिसाइड कर लोगे। यहां पर क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर भाई साहब एक इंटरेक्शन हो गई है, कहने का मतलब ये डाइमर बना लेता है। तो यहां पर क्या होता है इनके लिए डाइमर बन जाते हैं, ट्राइमर बन जाते हैं, टेट्रामर भी बन जाते हैं बहुत बार। 4-4 आजकल का तो पता है आपको कैसा जमाना चल रहा है, 2 क्या 3 क्या 4, बहुत सारे तो 7-7। ठीक है, तो इस तरीके की ये सेम चीज इनमें देखने को मिलती है। अरे वो नॉन लिविंग है माना कि, लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं ना, हम तो कहां से सीखते हैं, प्रकृति से सीखते हैं ना। तो ये जो अफेयर वाली चीज है हम कहां सीख रहे हैं, या ऐसा कह लो कि इनसे हम सीखे या हमसे ये सीख ले, वही चीज है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है डाइमर बना लेते हैं। डाइमर बनाने का मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने क्या कर लिया, एसोसिएशन कर लिया है खुद के पार्टिकल जैसों से। ठीक है, तो अगर एसोसिएशन करता है तो उसके लिए आई की जो वैल्यू होती है वो कितनी आती है, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एन, ये वैल्यू आती है। याद रख लोगे, नहीं याद रहता तो कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, सिंपल इतना सा बोलूंगा कि वांट ऑफ फैक्टर। आई मतलब क्या है, आई मतलब क्या है, दोबारा से याद रखो, आई मतलब वांट ऑफ फैक्टर। अरे जो गलतियां करके चले गए थे ना हमारे साइंटिस्ट कि हमारे यहां तो ऐसा ही होता है, हमारे यहां तो ऐसा ही होता है, हमारे लिए तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो इतनी ही आएगी, हमारे लिए फॉर्मूला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का ये होगा। वांट ऑफ ने बोला आपके यहां बात नहीं चलेगी, यहां पर जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है वो बताओ मुझे। उन्होंने कहा हमको तो नहीं पता यार, तो उन्होंने बोला इधर आओ मैं बताता हूं, तुम्हारे लिए एसोसिएशन होगा तो उसके लिए आई की वैल्यू इतनी होगी। अब क्या करोगे तुम, आई को इंसर्ट कर दोगे उधर की साइड, बताऊंगा रुको जरा, अभी तुम्हें आई कैलकुलेट करना बता रहा हूं, फिर मैं फॉर्मूले के अंदर उनको घुसेड़ूंगा कि देखो आरएलबीपी में इस तरीके से जाना है। ठीक है, अपने पास में जो दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है एबीपी, उसमें ऐसे डालना है। ठीक है, ऐसे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर ऐसे डालना है, और ऑस्मोटिक प्रेशर, सारी डालने वाली चीजें भी सिखाऊंगा, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, पूरे लाइफ के फलसफे सीख जाओगे अगर केमिस्ट्री पढ़ ली। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब क्या करना है, अब आप ये वाला केस समझ लो लगे हाथ। इसमें क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, इसमें सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है, वही करना है। T इज इक्वल टू 0 है, T इज इक्वल टू 0 पे इसकी अमाउंट C थी, इसकी अमाउंट कितनी है, तो इसकी हो जाएगी C अल्फा, इसकी C अल्फा। अरे 0 अपन इनिशियल केस ले रहे हैं ना, तो 0 हो गई। ठीक है, 0 हो गई, कोई भी अमाउंट नहीं बनी। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तब तो रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट हुआ ना। जब अपने सब्सटेंस को पानी के अंदर डाला ही नहीं
तब केस की बात करें तब तो इस तरीके से चीज बनेगी नहीं, है ना। तो यहां पर t इज इक्वल टू, मैं अगर t इज इक्वल टू 0 वाला केस तो ये हो गया। अगर मैं t टाइम पे देखता हूं तो t टाइम पे यहां पर इसकी अमाउंट c अल्फा बन जाती है, इसकी अमाउंट c अल्फा बन जाती है। आगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट x लिखा हुआ है, यहां पर y लिखा हुआ है, तो यहां पर क्या होगा c माइनस c अल्फा, कहीं ना कहीं आपको घटा देना है। अब क्या करना है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था, किधर है भाई, कि अगर मैं कहता हूं आई निकालने का फॉर्मूला, तो वो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और डिवाइड बाय इनिशियल टेकन। इनिशियल आपको पता है कितने, सी लिए थे, अरे यार अमाउंट कितनी ली थी, कंसंट्रेशन कितनी ली थी, सी ली थी, उससे डिवाइड कर देना तो ये आ जाएगा। तो यहां पर क्या करोगे आप, पहले तो इनको सभी को जोड़ दो, तो सी माइनस, ठीक है जोड़ना है तो इसको हटा देते हैं अपन, सी माइनस सी अल्फा प्लस एक्स सी अल्फा प्लस वाई सी अल्फा। सबसे पहले ऐसा करते हैं, c कॉमन ले लेते हैं, जो c है उसको हटाओ, तो 1 माइनस एल्फा प्लस प्लस क्या बचा, x एल्फा प्लस y अल्फा, और यहां पर आपने c कॉमन ले लिया, ठीक है c कॉमन ले लिया। अब क्या करना है, c को चलो आगे लिख लेते हैं। अब एक बार ऐसा करते हैं, अब की बार एल्फा कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही मैंने एल्फा कॉमन लिया तो यहां पर क्या बचा, या एल्फा कॉमन लेने की जरूरत है या नहीं, एल्फा ले लेते, ठीक है। तो c इंटू 1 माइनस एल्फा, और इधर से अल्फा कॉमन लेना है, ठीक है, यहां से अल्फा कॉमन लेना है, तो मैंने क्या किया, अल्फा कॉमन लिया, इनटू अपन ने क्या बचा यहां पर x प्लस वाई। अब एक चीज आपको मैं करना बता रहा हूं, हम ऐसा करते हैं, जो x है और y है उसको हम एक स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये जो दोनों का एडिशन है उसको n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू n से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। कर सकते हैं यार, कर सकते हैं, इसमें क्या बड़ी चीज है। तो मैंने इसको x, जो x प्लस वाई है उसको n से रिप्रेजेंट कर दिया, तो यहां पर क्या बचा, c इंटू 1 माइनस एल्फा। घबराने की, देखो कंफ्यूज नहीं होना, मैंने जो अल्फा कॉमन लिया है वो कहां से लिया है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा, यहां से अल्फा कॉमन लिया है, देखो इसको मैंने छोड़ दिया है, यहां से अल्फा कॉमन लिया है, क्योंकि मेरे को क्या करना है, x प्लस वाई को n की टर्म में लिखना है, ठीक है, इस वजह से मैंने लिया है। तो यहां पर रिजल्टेंट क्या हो गया, ये तो अल्फा है इनटू n, तो इसको मैं क्या करता हूं, n अल्फा लिख देता हूं, n अल्फा लिख देता हूं। अब क्या करना है, अगर मुझे i की वैल्यू निकालनी है तो c इंटू 1 माइनस एल्फा प्लस n अल्फा डिवाइड बाई c कैंसिल आउट। i जो वांट ऑफ फैक्टर है डिसोसिएशन के केस में, जब पार्टिकल्स डिसोसिएट होता है, हमारा सॉल्यूट पार्टिकल जैसे NaCl हो, जैसे हमारे पास में KCl हो, जैसे हमारे पास में AlCl3 हो, या फिर हमारे पास में MgCl2 हो, या फिर जितने भी पार्टिकल्स है उनके लिए I की वैल्यू कैसे निकालोगे, 1 माइनस एल्फा प्लस n अल्फा आपके पास में बच जाता है। ये फॉर्मूला आपके पास में आ जाता है, बहुत ही आसान है, आप कर लोगे, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है। तो मैंने क्या बोला, जब एसोसिएशन होता है उसके लिए I की वैल्यू जो वांट ऑफ फैक्टर है वो इतनी होती है। सिमिलरली मुझे यहां पर भी लिखना होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, यहां पर भी लिखते हैं, अगर डिसोसिएशन होता है पार्टिकल्स का, सॉल्यूट पार्टिकल्स का, तो उसके केस में जो I की वैल्यू है, I इज इक्वल टू क्या निकल के आया, 1 माइनस एल्फा प्लस n अल्फा निकल के आया है, ये निकल के आता है। n क्या है, नंबर ऑफ आयंस है कहीं ना कहीं। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं और आपको करने हैं साथ में, और मुझे बताना है कि यहां पर I की वैल्यू कितनी होगी। अभी ऐसा करते हैं, अगर मैं बात करता हूं, देखो यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि एक पार्ट, दो आयंस बने कहीं ना कहीं, तो 1 माइनस एल्फा प्लस 2 अल्फा, तो 1 माइनस क्या बचा यहां पर अपने पास में, अल्फा से अल्फा एक, तो यहां पे अल्फा बच गया, ठीक है। तो 1 माइनस अल्फा, अल्फा को अपन अगर नेग्लेक्ट भी कर दें, ठीक है, तो रिजल्टेंट यहां पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव में वैल्यू आएगी। अरे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है कहीं ना कहीं अल्फा जो है मैक्सिमम 1 हो सकता है, ठीक है। अगर मैक्सिमम 1 है तो वहां पर वांट ऑफ फैक्टर जो है कहीं ना कहीं उसके लिए वैल्यू जो रहेगी वो 1 के लगभग बराबर आएगी। या मैं ऐसा कह दूं कि यहां पर जो ऐसा अगर ऑब्जर्वेशन लिखूं कि अगर एसोसिएशन वाला केस है या फिर मेरे पास में डिसोसिएशन है, तो उसके लिए क्या होता है, तो अगर एसोसिएशन होता है उसके लिए I की वैल्यू जो है वो कम होती है 1 से। अगर मैं कहता हूं यहां पर डिसोसिएशन की केस, तो उसके लिए I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है कहीं ना कहीं, उसके लिए I की जो वैल्यू है वो ग्रेटर, अरे यार
क्या लिखा है अपन ने, गलती की है थोड़ी सी, देखो जरा, अल्फा अगर माइनस अल्फा कर रहे हो अपन, एक दो अल्फा में से एक अल्फा कट गया, अरे दो सेब में से एक सेब मैंने खा लिया, कितना सेब बचा, एक सेब, तो यहां पर क्या बचा 1 प्लस अल्फा, तो यहां पर यार वैल्यू कहीं ना कहीं मोर देन 1 आएगी, अल्फा की तो वैल्यू होगी कहीं ना कहीं, वही चीज मैं कहना चाह रहा हूं। तो तभी तुम सोच रहे थे कहां गड़बड़ी हुई है, यहां पर ये माइनस में कैसे आ रहा है, घट क्यों रहा है, बढ़ेगा कहीं ना कहीं, तो यहां पर क्या होता है, आई की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होती है। अब सिमिलर कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं डिसोसिएशन के केस में, और उसमें देखा जाए कि यहां पर वैल्यू कितनी रहेगी। तो यहां पर कहीं ना कहीं आप निकालोगे वैल्यू, तो कहीं ना कहीं किसके बराबर होगी, देखो अगर मैं ऐसा करूं, n की वैल्यू 1 मान लेता हूं, जैसे देखो n की वैल्यू 2 कब होगी, जब डाइमर बन रहा होगा, ठीक है, 3 कब होगी, जब ट्राइमर बन रहा होगा, ठीक है, 4 कब होगी, जब टेट्रामर बन रहा होगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि I इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई 2, ये क्या बचा अपने पास में, कहीं ना कहीं क्या बच गया अपने पास में, यहां पर जो वैल्यू है एक में से आपने आधा घटाया, तो क्या बचा यहां पर 1 माइनस एल्फा बाई 2, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू को घटा रहा है, तो यहां पर जो वैल्यू है वो घट जाएगी कहीं ना कहीं। अब वो डिपेंड करता है, जैसे अगर मैं CH3COOH इसके अंदर डालता हूं, CH3COOH का जो टेंडेंसी है वाटर के अंदर जाने के बाद में, वो ऐसी है कि वो वाटर के अंदर जाने के बाद में डाइमर बनाएगा, ठीक है, वो नेचर में कहीं ना कहीं डाइमर बना रहा होता है। तो यहां पर अब वाटर के अंदर डालने के बाद में उसका कुछ डिसोसिएशन भी होगा, अरे कुछ ना कुछ तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी होगी या फिर एसोसिएशन होगा, उसी के बेसिस पर यहां पर अल्फा की वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, अरे डिग्री ऑफ एसोसिएशन की वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, ठीक है, तो वो मैंने यहां पुट कर दी, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या है, इसके लिए जो आई की वैल्यू होती है एसोसिएशन के केस में 1 से कम होती है, और डिसोसिएशन के केस में क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। अगर मैं नॉर्मल कंडीशन की बात करता हूं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गई, उनके लिए I इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो एसोसिएशन के केस में, जैसे एग्जांपल के लिए CH3COOH, एग्जांपल के लिए यहां पर क्या ले सकते हो, NaCl ले सकते हो, KCl ले सकते हो, MgCl2 ले सकते हो, यहां पर आप ले सकते हो AlCl3 के लिए। तो देखो जरा अब वैल्यूज निकालते हैं, जरा यहां पर आई की वैल्यू देखते हैं जरा कि आई की वैल्यू कितनी कितनी है। एग्जाम में पूछा जाता है कि वन ऑफ फैक्टर की वैल्यू बताओ AlCl3 के लिए, MgCl2 के लिए, उसके लिए बताते हैं। तो कैलकुलेशन करते हैं जरा। देखो अपने पास में इतना तो टाइम होता नहीं एग्जाम के अंदर कि आप इस तरीके से वैल्यू निकालो। सिंपल इतना सा तरीका बताऊंगा कि जितने n की वैल्यू होगी, नंबर ऑफ आयन जितने होते हैं, नंबर ऑफ आयन जितने होते हैं, उतनी ही वैल्यू हो जाती है किसके लिए, आई की। अरे आई की वैल्यू उतनी ही होगी जितने नंबर ऑफ आयंस हो। एग्जांपल के लिए अगर आपके पास में NaCl है, NaCl वाटर के अंदर जाने के बाद में Na+ बनाएगा और Cl- बनाएगा, तो यहां पर नंबर ऑफ आयंस कितने हुए, 2 हुए, तो इसके लिए आई की वैल्यू 2 हो गई। MgCl2 कितने आयन बनाएगा, यहां पर ये बनाएगा Mg2+ प्लस 2Cl-, कितनी हो जाएगी इनकी वैल्यू, 3 हो जाएगी। ठीक है, आई की वैल्यू। ठीक है, अपने पास में यहां पर अगर AlCl3 हो तो इसके लिए कितनी होगी, Al3+ प्लस 3Cl-, तो उसके लिए वैल्यू हो जाएगी 4। अगर मैं ऐसा करूं, यहां पर मैं Fe2SO4 का होल थ्राइस लूं, क्या लूं, Fe2SO4 का होल थ्राइस, तो उसके केस में 2Fe3+ प्लस 3SO4 2-। तो बताइए जरा यहां पर कितनी वैल्यू होगी, कितने आयन बन रहे हैं टोटल, यहां पर 2 Fe3+ है और 3 ये है, तो टोटल यहां पर नंबर ऑफ आयंस बराबर कितनी है, 5 है, वही इसकी वैल्यू हो जाएगी आई की। तो 5 आयंस बनेंगे इसके अंदर। अगर मैं ऐसा करूं, हम यहां पर कोई दूसरा एग्जांपल क्या लें, अपन ऐसा करते हैं पर्शियन ब्लू लेते हैं, Fe4FeCN6 का होल थ्राइस, इसका नाम है पर्शियन ब्लू। अगर आपसे क्वेश्चन मैंने काफी बार रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर या फिर कहीं ना कहीं कराया होगा आपके, इसमें देखो पहला जो Fe3+ होता है, मतलब पहला जो आयन होता है Fe, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेज 3 होती है और दूसरे वाले की 2 होती है। ठीक है, अब हमको क्या जानना है, हमको तो जानना है कि इसके अंदर आयंस कितने बनेंगे, उससे मुझे लेना देना है नहीं भाई, मुझे इस बात से लेना देना है कि यहां पर आयंस कितने बनेंगे। तो बना दो, इसमें घबराने की बात क्या है, इसमें इतना चिल्लाने की बात क्या है मेरी जान, बस सिंपल सा कैलकुलेशन है, सिंपल सा आयनाइजेशन है जो आपने सीखा होगा किस क्लास में, 9th क्लास में। देख लो कितने आयंस बन रहे हैं। अपना थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो जाती है इतनी जल्दीबाजी में, यहां पर बहुत सारे बच्चे 12 लिख जाएंगे वैल्यू की,
वो वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू है, वैलेंसी फैक्टर नहीं पूछ रहा है, वो यहां पर आई की वैल्यू पूछ रहा है। वांट ऑफ फैक्टर इसके लिए कितना होगा, दोबारा से लिख देता हूं, इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा। जल्दीबाजी में क्या लिख दोगे, यहां पर आप बैलेंसी फैक्टर लिख दोगे जो कि 12 है, 12 वैल्यू नहीं यहां पर वांट ऑफ फैक्टर की जो वैल्यू है वो 7 है। 7 सर कैसे आई, अरे आयंस कितने बन रहे हैं, 4 तो Fe3+ है और 3 मेरे पास में ये है, कितने हुए 7 हो गई, तो 7 यहां पे वैल्यू हो गई, हम 7 हैं। इस तरीके से आप कर लोगे, सिंपल सी चीज है। अगर आपके पास में क्या होगा, क्वेश्चन में अगर होमवर्क के लिए आपको दूं कि मेरे पास में है पोटास एलम और उसके लिए आपको क्या बताना है, आपको आई की वैल्यू इसके लिए बतानी है, कर लोगे। पोटास एलम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो तो उसके लिए वैल्यू बतानी है, कर सको। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, अब क्या करें आगे, ये चीज अपन पहले ही बता चुके हैं कि अगर मेरे पास में एसोसिएशन होता है तो एसोसिएशन के लिए वैल्यू क्या बताई मैंने, एसोसिएशन के इसमें वैल्यू क्या बताई है, I इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा वाई एन। भाई साहब को क्या चाहिए, अल्फा की वैल्यू आई है, तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकालोगे, सिंपल ट्रांसफर करोगे निकाल लोगे, ठीक है। इस तरीके से अगर अपने पास में क्या करना है, अगर मेरे पास में क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले यहां पर अगर अल्फा पूछा जाए, अल्फा निकालोगे, कैसे निकालोगे, अपने पास में I इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। क्या करना है, पहले तो I माइनस 1 कर लेते हैं, इज इक्वल टू माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। क्या करोगे अब यार ऐसा करते हैं, अल्फा कॉमन ले लेते हैं, तो -1 प्लस एन इंटू एल्फा। अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं करोगे, अल्फा बराबर I माइनस 1 डिवाइड बाई एन माइनस 1। इस तरीके से आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हो। काफी बार एग्जाम में डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालवा लिया जाता है या फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालने को दिया जाता है, तो आप निकाल सकते हो, ठीक है, निकाल लोगे। कोई इसमें बड़ी चीज है नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है, कर लोगे। बस इतना से याद रखना, अल्फा की वैल्यू या फिर आई की वैल्यू कैसे निकालनी, फॉर्मूला पता है, एक फॉर्मूला याद रख लो, दूसरा अपना आप बन जाएगा, ठीक है। तो मैं बस इतना सा कहूंगा आपसे कि डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू क्या होती है, तो आई इज इक्वल टू क्या निकालोगे, 1 माइनस एल्फा प्लस एन अल्फा। अगर मैं एसोसिएशन की बात करता हूं तो उसके लिए आई इज इक्वल टू कितना था, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एन। यही है क्या फॉर्मूला, देखो जरा, यही है क्या फॉर्मूला अपना, यही है ना, यही है बिल्कुल। तो चलिए अब थोड़े से क्वेश्चन की बारी आ गई है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लोगे, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो जहां पर ना तो एसोसिएशन हो रहा है, यहां ना डिसोसिएशन हो रहा है, तो उसकी केस में आप वैल्यूज कैसे निकालोगे। थोड़ा सा मैं अब बात करूं कि आई को कैसे इंसर्ट करना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, उसको जरा कर लें। देखो कैसे इंसर्ट करोगे, मैंने क्या बताया वहीं पे लेके चलता हूं जहां से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको मैंने बताई थी। देखो यहां पर थे अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अब एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे होगी, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे होगी, आई इधर लिख दो, आई यहां पर लिख दो, आई यहां पर लिख दो, आई यहां पर लिख दो। हो गई अपने पास में जो करेक्शन करना था या फिर इंसर्शन करना था वांट ऑफ फैक्टर का, या फिर हमको एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बनानी थी, बन गई। NaCl हो उसके लिए आई की वैल्यू 2 होगी, अपने पास में AlCl3 हो 4 होगी, MgCl2 3 हो जाएगी, अपने पास में ग्लूकोज हो 1 होगी, अपने पास में सुक्रोज हो 1 होगी मेरी जान। तो इस तरीके से अपन चीजें कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाकी के मॉडिफिकेशन अपन खुद भी कर सकते हैं यार, खुद कर लोगे, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है। तो क्वेश्चन की तरफ ही बढ़ते हैं, कर लोगे, सिंपल, इसमें कुछ है नहीं, सिंपल एक कैलकुलेशन है। क्या करना है आपको चीजें बता देता हूं। देखो अपन को WV की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.15 ग्राम दे रखी है। हमको यहां पर WA की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 ग्राम दे रखी है। आपको यहां पर क्या बोला गया है कि सॉल्वेंट बॉइल्ड एट अ टेम्परेचर हायर बाय 0.216 डिग्री सेल्सियस देन द प्योर सॉल्वेंट। मतलब यहां पर अपन को डेल्टा टीवी की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.216 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमारा जो सॉल्वेंट है, नॉर्मल सॉल्वेंट जिस टेम्परेचर बॉइल करता है ना, उससे इतना ज्यादा पे बॉइल कर रहा है, मतलब डेल्टा टीवी दे दिया, डेल्टा टीवी 0.216 डिग्री सेल्सियस। अगली चीज ये क्या है, केबी। केबी कितना है, केबी कितना है, कितना दे रखा है, देखो 2.16 डिग्री
सेंटीग्रेड पर मोलर, ठीक है, पर मोलर, ठीक है। तो यहां पर क्या पूछा गया, एमबी पूछा गया है। कैसे निकालोगे एमबी, कैसे निकालोगे? अब देखो यहां पर आपको कुछ नहीं बोला है, बाय डिफॉल्ट आपको क्या मान के चलना है कि आई की वैल्यू यहां पर 1 होगी। देखो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला यही तो कहता है कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, अब उसको केवीएम की तरह ट्रीट मत करो, अब उसको आई केवीएम की तरह ट्रीट करो। अब बाय डिफॉल्ट यहां पर आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इस तरीके से चीजें चल जाएंगी। डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी एम। एम क्या है, एम किसके बराबर होता है, मोलैलिटी जो है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000, ठीक है। तो यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केवी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। क्या निकालना है हमको, ये निकालना है। कैसे निकालोगे, एम बी को उधर ट्रांसफर करो, एम बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा टी वी इंटू डब्ल्यू। बाकी कैलकुलेशन यार करना है, कर लोगे और अपने पास में मोलर मास निकल के आ जाए, ग्राम के अंदर कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो मेन चीज अपन बढ़ते हैं आगे। अब देखो जरा, अब बोला है ग्लूकोज, ग्लूकोज बोला है। अब ग्लूकोज जब बोला है उसके लिए वैल्यू अपन निकालते हैं कि यहां पर आपको क्या निकालना है। ग्लूकोज नाम आते ही हमारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, आई की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, क्या बोलना है, राइज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज कंटेनिंग 1.8 ग्राम, मतलब WV 1.8 ग्राम है, ओके। ग्लूकोज है कहीं ना कहीं, और ग्लूकोज के लिए मोलर मास कितना होता है, C6H12O6, ठीक है। कितना होगा, 180 ग्राम होगा कहीं ना कहीं। WA कितना है, 100 ग्राम, ठीक है। दूसरी चीज, हमको सॉल्वेंट के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट राइज हुआ है कितना हुआ है, 0.1, मतलब डेल्टा टीवी इज इक्वल टू 0.1 डिग्री सेल्सियस। द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मतलब अब की बार हमसे केवी पूछ लिया है, कैसे निकालोगे आप देखो जरा यार। एक चीज और चाहिए कहीं ना कहीं इसके अंदर, मोलैलिटी निकालने के लिए एमबी। एमबी क्या है अपने पास, फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। तो कितनी वैल्यू है, 12×72 प्लस 12 प्लस 64, कितनी वैल्यू आएगी अपने पास में यहां पर, 72 प्लस 12 प्लस 64, कितनी वैल्यू आ रही है, 8। अपने पास में है ये 13 और 14 और 15, 158 आ रही है क्या, C6H12O6 96 आएगा, सॉरी 96 आएगा, ठीक है, 96 आएगा। तो 72 12 96 कितना हुआ है, 0, ये 9 और 9 और 1 10, 10 और ये 17 और 180, यस 180 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास होगा, ठीक है। अब क्या करना है हमको, यहां पर वैल्यू निकालनी है केबी की। हम जानते हैं डेल्टा टीवी का फॉर्मूला अब केवीएम नहीं है, आई केवीएम है। मान लिया इसके लिए आई की वैल्यू 1 है, लेकिन हो सकता है NaCl दे देता तो उसके लिए आई की वैल्यू चेंज होती, ठीक है। तो केवी इंटू एम, क्या करना है इसके लिए 0.1 इंटू 0.1 इज इक्वल टू आई की वैल्यू 1 है इंटू केवी निकालना है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, WB कितना है 1.8 ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाई कितना करोगे, WA और MB कितना है 180 इंटू WA कितना है 1.8, सॉरी 100 10, ये क्या हुआ यहाँ पर अपने पास में 10 आया, 10 से 10 कैंसिल आउट, ये क्या बचा, ये 10 टाइम कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास में जो वैल्यू है यार 0.1 इज इक्वल टू केवी अपॉन 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर केवी की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर आई है। कितनी आई है यहाँ पर, केवी जो है दैट इज इक्वल टू 1, यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट यहाँ पर 1 निकल के आया है। कितना निकल के आया है, 1 निकल के आया है। कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन हमसे अब की बार क्या कह रहा है, अब की बार हमसे ये कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है कहीं ना कहीं। तो ये नॉर्मल जो क्वेश्चन है आप कर लोगे, ठीक है, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट क्वेश्चन। मैं जो आपको ले जाना चाहता हूं वो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जहां पर वैल्यू चेंज हो, यहां पर भी कर लोगे। अपने पास में कोई दूसरा क्वेश्चन, हाँ इसके लिए करते हैं। इसके लिए आपको क्या निकालना है, कहीं ना कहीं आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CaCl2 निकालना है। कैसे निकालोगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है।
अब इसको निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए अल्फा निकालना कहीं ना कहीं है ना, तो अल्फा निकालने के लिए आपको आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब आई की वैल्यू आपको फॉर्मूले के थ्रू जाना पड़ेगा। CaCl2 के लिए मान लिया 3 होगी, लेकिन उससे हो सकता है कहीं ना कहीं अपने पास में गलती हो जाए, तो इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है, एक बार ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। ये मैं एज आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसका जो आंसर है वो भी मैं आपको बता रहा हूं क्या है। यहां पर 24.33% यहां पर वैल्यू आएगी। अब एक चीज है जो आपसे चर्चा करना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हमारा ऐप डाउनलोड किया, उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब उनको कैसे एनरोल करना है कोर्सेज के लिए, जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई करिए, लेकिन जिन्होंने नहीं करा है उनके लिए मैं आपके लिए चीजें लेके आया। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम क्या है, इजीली लर्न विद अ स्माइल। ठीक है, ऐप को जैसे आप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद में आपका जो नंबर होगा वो आपको डालना है, डाल दोगे, उसके बाद ओटीपी आएगा नंबर पे, और ओटीपी आने के बाद में क्या करना है, ओटीपी आ जाएगा, आपको जनरल डिटेल्स है जो भरनी है, ईमेल आईडी हो गया, जैसे जेंडर हो गया, इस तरीके से आप जनरल डिटेल्स भर दीजिए और वेरीफाई ओटीपी कर देना। अब एक चीज जो है, जो बहुत सारे बच्चों के साथ में दिक्कत होती है कि वो लोकेशन नहीं बताते हैं, और जब तक आप लोकेशन नहीं बताओगे तो आगे की जो प्रोसेस है वो हो नहीं पाती, तो उसी को आपको बताना है, और बाकी जनरल डिटेल्स भरने के बाद ओटीपी भर देना है। फिर क्या करना है, अपने पास में जो भी कोर्स है, आप देखिए आप किस क्लास में हो, आप कहीं ना कहीं 12th क्लास में हो, आपको किस बैच के लिए एनरोल करना है, तो आपको एनरोल करना है सबसे पहले इसको टैप करना है, ऐसा कुछ आपको डैशबोर्ड दिखेगा, इसको टैप कर लेना। इसको जैसे ही टैप करोगे तो यहां पर आप जाओगे टॉपर्स नीट में, टॉपर्स नीट में आपको ये वाला जो ऑप्शन है वो टिक कर लेना है। इसको टिक करने के बाद में आप आगे बढ़ोगे, 12th क्लास आप टिक कर ही लो कहीं ना कहीं, ठीक है। बाकी के उसको टैप करने के बाद में आपको इस तरह की चीजें दिखेंगी। अब कोर्स का जो आपको प्राइस दिखेगा वो इतना दिखेगा, लेकिन इतना प्राइस नहीं है। हम आपको जो कोर्स दे रहे हैं वो एट 0 कॉस्ट, और 0 कॉस्ट का मतलब ये नहीं, यानी फ्री का मतलब ये नहीं है कि यार क्वालिटी में ऊपर नीचे होगा, क्वालिटी 19-20 में नहीं मिलने वाली, क्वालिटी यार कमाल की मिलने वाली है। तो ये निश्चिंत रहिए, और अपना जो डॉक्टर बनने का सपना है उसको पूरा करिए, जी जान से लगिए, कहीं ना कहीं जो सपना आपने देखा है उसको पूरा करना है। इसी के साथ में हमारा जो कहीं ना कहीं बातचीत है, अगले लेक्चर में अपन मिलेंगे। अगले लेक्चर में अपन क्या करने वाले हैं, अगले लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो अपन चीजें पढ़ी हैं उन पे प्रैक्टिस करेंगे, और जो चीजें अगला जो चैप्टर होगा फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें और चीजों को एंजॉय करेंगे और नए नए कंसेप्ट को डेवलप करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।